हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जो एमसीक्यू का एक महामैराथन चल रहा है, उसी सिलसिले में अगली वीडियो लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। तो जो पिछले आपके सामने वीडियो था, उसमें कुछ सवालात के मुतालिक बच्चे साथियों ने हमारे कमेंट किया है। उसको देख लेते हैं कि जैसे कि 5 नंबर सवाल पे कि ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई थी। तो एक साथी हमारे कह रहे हैं कि ज़ौक़ की पैदाइश सर एक बार चेक कर लीजिए, 1790 है। तो ज़ौक़ की पैदाइश असल में क्या है, 1788 ही है। एनसीईआरटी बुक में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। और एक जगह पे है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया था, 1900 लिख गया था कि ज़ौक़ का इंतकाल कब हुआ था। तो ज़ौक़ का इंतकाल 1854 में हुआ था, 1900 नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं सवालात को। 100 नंबर तक सवाल क्या है हम लोगों ने हल कर लिया था, उसके आगे क्या है 100 नंबर के आगे देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और एक बात और याद रखिए कि आखिर में इसी सीरीज़ में आखिर में 100 सवाल टोटल ग्रामर के हैं, तो उसको आप प्लीज़ ज़रूर देखें कि ग्रामर का पोर्शन क्या बहुत ज़्यादा आता है। 80% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के आते हैं, तो उसको आपको याद रखना, जहन में याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए 100 नंबर तक सवाल हम लोगों ने हल किया था, उसके आगे देखते हैं 100 नंबर के आगे चीज़ें किस तरीके से बयान की गई और क्या क्या है। ठीक है, तो अगला सवाल आपका है कि ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर कौन है। तो आपके ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, शादा जिम्मेवादी, फ़ानी बदायूनी, असगर गोल्डवी। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। और कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए अगला सवाल देखिए, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें और हम भूल गए हूँ तुझे ऐसा भी नहीं। तो आपके ऑप्शन है गालिब, फिराक, फ़ानी और जिगर। तो सही आपका ऑप्शन होगा फिराक गोरखपुरी। ठीक है, तो फिराक गोरखपुरी का ये शेर है। अगला सवाल आपके सामने पेश है कि असगर का पूरा नाम क्या है। तो देखिए ऑप्शन है तफज्जुल हुसैन, असगर हुसैन, असगर हसन, असगर हुसैन और असगर अली। तो सही ऑप्शन आपका होगा सी, असगर हुसैन नाम था। तफज्जुल हुसैन उनके वालिद साहब का नाम था। आगे देखिए अगला सवाल, असगर गोंडवी कहाँ पैदा हुए थे। तो आपके ऑप्शन है जौनपुर, गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ। तो असगर गोंडवी की पैदाइश हुई थी गोरखपुर में। अगला सवाल आपके सामने पेश है, असगर गोंडवी की विलादत किस सन में हुई। तो आपके ऑप्शन है 1880, 1881, 1884, 1882। तो आपका सही ऑप्शन होगा 1884। ठीक है, अगला सवाल देखिए, असगर गोंडवी किस सेमाई रिसाले के एडिटर थे। आपके ऑप्शन है हिंदुस्तान, उर्दू मुअल्ला, अदबुस्तान और साथी। तो सही ऑप्शन होगा हिंदुस्तान जो सेमाई रिसाला निकलता था उसके एडिटर थे। अगला सवाल है कि असगर के कितने मजमूए शाये हुए हैं। आपके ऑप्शन है 1, 3, 4, 2। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि 2 मजमूए शाये हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल कि सुरूद ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है। आपके ऑप्शन असगर गोंडवी, शादा अजीमाबादी, फ़ानी बदायूनी, फराक गोरखपुरी। तो आपका सही ऑप्शन होगा असगर गोंडवी। अगला सवाल है कि तसव्वुफ़ और मारिफत के मज़ामीन किस यहाँ मिलते हैं। तो आपके ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, असगर गोंडवी, अल्लामा इक़बाल, मोमिन खां मोमिन। तो तसव्वुफ़ और मारिफत के मज़ामीन किसके आपको ज़्यादा नज़र आते हैं, जो भी ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे असगर गोंडवी यहाँ पे सही होंगे। अगला सवाल है कि असगर गोंडवी का इंतकाल कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1932, 1938, 1936, 1930। तो असगर गोंडवी का इंतकाल हुआ था 1936 में। ठीक है, अगला सवाल है असगर गोंडवी का इंतकाल कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ, इलाहाबाद। तो सही और आपका जवाब होगा इलाहाबाद में इनका इंतकाल हुआ था। अगला सवाल है आलाम रोज़गार को आसा बना दिया, जो गम हुआ उसे गम जाना बना दिया। इस शेर के खालिक कौन है। आपके ऑप्शन है गालिब, आतिश, असगर गोंडवी और सौदा। तो सही आंसर होगा इसका असगर गोंडवी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यास यगना चंगेज़ी का असल नाम क्या था। आपके सामने ऑप्शन है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, सैयद वाजिद हुसैन, मिर्ज़ा अमजद हुसैन, सैयद हुसैन वाजिद। तो सही आपका ऑप्शन होगा मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। ठीक है, सैयद वाजिद हुसैन नहीं होगा। ठीक है, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन होगा।
अगला सवाल आपके सामने पेश है कि यास ये गाना की पैदाइश कब हुई थी। आपका ऑप्शन है 1879, 8081, 8083, 8088। तो आप सही ऑप्शन होगा 8083। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कुछ किताबों में 84 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी किताब में वाज़ेह तौर पे 83 लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, यास ये गाना चंगेज़ी की चंगेज़ी इब्तिदा में किस से इस्लाह लेते थे। तो आपके ऑप्शन है मिर्ज़ा अली ख़ान, मौलवी सैयद अली ख़ान, मौलवी शफ़ाअत अली, मिर्ज़ा सैयद अली ख़ान। तो मिर्ज़ा सैयद अली ख़ान क्या है कि इसका सही ऑप्शन होगा 115 का। मौलवी सैयद अली ख़ान से क्या है इस्लाह लिया करते थे। इसके साथ साथ क्या है कि शाह अज़ीमाबादी से भी या से कहना है चंगेज़ी इनके बाद इस्लाह लेते थे। तो मौलवी सैयद अली ख़ान का पूरा नाम क्या था? मौलवी सैयद अली ख़ान बेताब अज़ीमाबादी नाम था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यास ये गाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे। शाह अज़ीमाबादी, मिर्ज़ा गालिब, शबनम कमाली और असगर गोंडवी। तो आपके ऑप्शन होंगे शाद अज़ीमाबादी। देखिए उस्ताद थे तभी तो इस्लाह लेते थे, अभी मैंने ऊपर बताया आपको। यास ये गाना किस सन में लखनऊ गए थे। आपके ऑप्शन 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में। तो आपका सही आंसर होगा 1904 में यास ये गाना चंगेज़ी लखनऊ का सफ़र किया था और आखिरी उम्र तक लखनऊ में ही रहे, वहीं भी इनकी शादी भी हुई थी। 1800 अभी क्या है अगला सवाल कि ख़ुद को गालिब शिकन कहने वाला शायर कौन है। कौन ऐसा शायर है जो खुद को गालिब शिकन कहता है। तो आपके ऑप्शन है यास ये गाना चंगेज़ी, अल्ताफ़ हुसैन अली, शाद अज़ीमाबादी, मजरूह सुल्तानपुरी। तो यास ये गाना चंगेज़ी क्या है ख़ुद को गालिब शिकन कहते हैं और कहीं कहीं पर गालिब का चचा भी कहते हैं, ख़ुद को गालिब का चचा भी कहते हुए नज़र आते हैं। अगला सवाल आपके सामने पेश है, यास ये गाना चंगेज़ी की पैदाइश कहाँ है। आपके ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दिल्ली, पटना, लखनऊ। तो यास ये गाना चंगेज़ी क्या है पटना में पैदा हुए थे, मोहल्ला मुगलपुर में। ठीक है, अगला सवाल है यास की वफ़ात कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1946, 1951, 1959, 1956। तो आपका सही ऑप्शन होगा 1956 में क्या है यास ये गाना चंगेज़ी की वफ़ात हुई थी। आप देखिए आयत विजदानी किसके कलाम का मजमुआ है। तो देखिए शाद अज़ीमाबादी, यास ये गाना चंगेज़ी, मजरूह सुल्तानपुरी, जिगर मुरादाबादी। तो किनका है यास ये गाना चंगेज़ी का है। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि यास ये गाना चंगेज़ी की जो क्या है ये दूसरा इनका अहम तरीन मजमुआ है। ये जो दूसरा मजमुआ इनका है आयते विजदानी, और पहला मजमुआ क्या है नश्तर यास नाम है, नश्तर यास। ठीक है, दूसरा मजमुआ किस सन में हुआ था 1927 में ये शाये हुई थी। ठीक है, ये याद रखिए 1927 में, फिर 1934 में भी शाये हुई, 1945 में। तो 3 बार क्या आयते विजदानी शाये हो चुकी है और दूसरा सबसे बड़ा मजमुआ है। एक चीज़ और याद रखिए इनके बारे में कि इनकी रुबाइयात का मजमुआ एक है। ठीक है, उसका नाम क्या है तराना। ठीक है, तराना है जो कि 1933 में शाये हुआ था। किसमें 1933 में शाये हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो तराना क्या है रुबाइयत का मजमुआ है और किनका है यास ये गाना चंगेज़ी का है और 1933 में हुआ था। और आयत विजदानी का दूसरा सबसे अहम मजमुआ जो कि 1927 में पहली बार शाये हुआ था। ठीक है, ये थोड़ी सी मालूमात इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि ये आपके बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए यहाँ से चीज़ें बन सकती है और सवाल आ सकते हैं। अगला सवाल क्या है कि यास ये गाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई थी। आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। तो यास ये गाना चंगेज़ी की वफ़ात हुई थी लखनऊ में। अगला सवाल आपके सामने पेश है, यास के कलाम किस मुहक्किक ने मुरतब करके शाये किया था। तो आपके ऑप्शन है काजी अब्दुल वदूद, ख्वाजा अहमद फ़ारूकी, खलीक अंजुम, मुशफ़िक़ ख्वाजा। तो इन्होंने मुशफ़िक़ ख्वाजा ने क्या उनके कलाम को मुरतब करके शाये किया था, ये याद रखिएगा। अगला शेर देखिए, अगला सवाल देखिए, बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज पस्ती का, बड़े बड़े के कदम डगमगाए हैं क्या क्या, इस शेर के खालिक कौन है। तो आपके ऑप्शन है गालिब, इकबाल, यास ये गाना और फिराक गोरखपुरी। तो आपका सही ऑप्शन होगा यास ये गाना चंगेज़ी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है। ठीक है, असल नाम क्या था। तो आपके ऑप्शन है असरारुल हसन खान, सैयद असरार हसन, असरारुल हक खान, असरार हसन खान। तो सही आपका ऑप्शन होगा असरार हसन खान।
मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम क्या था? असरार हसन खान। देखिए कुछ किताबों में क्या एनसीईआरटी के अलावा क्या कुछ किताबों में असरारुल हसन भी लिखा होगा अलिफ लाम के साथ, तो लेकिन एनसीईआरटी किताब में और रेख्ता में क्या है एकदम साफ साफ लिखा है असरार हसन खान बगैर अलिफ लाम के, याद रखिए बगैर अलिफ लाम के लिखा हुआ है। अगला सवाल है मजरू सुल्तानपुरी की पैदाइश कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1918, 1920, 1919, 1922। तो मजरू सुल्तानपुरी की पैदाइश हुई थी 1920 में। कुछ किताबों में क्या है 1919 भी दिया हुआ है। तो प्लीज़ मैं क्या एनसीईआरटी के हवाले से आपको चीज़ें पेश कर रहा हूँ एमसीक्यू। तो 1920 मजरू सुल्तानपुरी की पैदाइश दी हुई है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मजरू सुल्तानपुरी का ताल्लुक किस दबिस्तान से था? तो आपके ऑप्शन है हल्का अरबाब ज़ौक़, अंजुमन तरक्की उर्दू, तरक्की पसंद तहरीक और रोमानवी तहरीक। तो मजरू सुल्तानपुरी का ताल्लुक किससे था? तरक्की पसंद तहरीक से था। एक चीज़ और याद रखिए कि मजरू सुल्तानपुरी को तरक्की पसंद गज़ल का नकीब भी कहा जाता है। क्या? तरक्की पसंद गज़ल का नकीब भी किसे कहा जाता है? मजरू सुल्तानपुरी। और इसके साथ ये याद रखिए कि मजरू सुल्तानपुरी ने खालिस क्या है गज़ल के शायर थे, इन्होंने नज़्में मसले कोई कुछ नहीं कहा, सिर्फ खालिस क्या गज़ल के शायर कौन है? तो मजरू सुल्तानपुरी। एक बार नेट में सवाल पूछा भी था इसलिए मेरे जहन में तो मैं आपको बता दिया। अगला सवाल है मजरू सुल्तानपुरी ने तिब की तालीम कहाँ से हासिल की? आपके ऑप्शन है इलाहाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ। तो लखनऊ से क्या है तिब की डिग्री हासिल की थी। अगला सवाल देखिए किस शायर ने फिल्मों के लिए मशहूर और मकबूल गीत भी लिखे? मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी। तो सही आपका ऑप्शन होगा मजरू सुल्तानपुरी। अगला सवाल देखिए मजरू सुल्तानपुरी की वफ़ात कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 2010, 2002, 2000, 2020। तो सही ऑप्शन होगा 2000 में मजरू सुल्तानपुरी की वफ़ात हुई थी 2000 में, ठीक है, याद रखिएगा 2000 में। अगला सवाल देखिए तरक्की पसंद गज़ल का नकीब किसे कहा जाता है? देखिए वही सवाल आ गया। तो क्या है? शाद अज़ीमाबादी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी, मजरू जिगर मुरादाबादी। तो मैंने अभी बताया कि मजरू सुल्तानपुरी को क्या तरक्की पसंद गज़ल का नकीब भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि गज़ल किसके कलाम का मजमूआ है? आपके सामने ऑप्शन है असगर गोंडवी, फ़ानी बदायूनी, अल्लामा इकबाल, मजरू सुल्तानपुरी। तो क्या है कि इसका सही ऑप्शन होगा आपका मजरू सुल्तानपुरी। एक बात याद है कि गज़ल क्या है, ये जो गज़ल है किस सन में शाया हुआ था? 1953 में। और कहाँ से? अलीगढ़ पब्लिकेशन से। क्या है? अंजुमन तरक्की उर्दू जो अलीगढ़ में है वहीं से ये शाया हुआ था 1953 में, ठीक है। इनके दो मजमूए हैं, ये भी याद रखिए इनके दो मजमूए हैं। एक मशाले राह है, क्या है? एक मशाले राह है, ये याद रखिएगा। दो मजमूए सिर्फ इनके हैं, मशाले राह और गज़ल, ठीक है। अगला देखिए सवाल भी आ गया मशाले जा किसका शेरी मजमुआ है? तो किनका होगा ये? मजरू सुल्तानपुरी का, ठीक है, अभी मैंने बताया ऊपर। अगला सवाल है मजरू सुल्तानपुरी को किस अवार्ड से नवाजा गया था? आपके ऑप्शन है इकबाल सम्मान, दादा साहब फाल्के अवार्ड, सरस्वती अवार्ड, ए और बी। तो ये भी दिया गया था, इकबाल सम्मान भी और दादा साहब फाल्के भी दिया गया, दोनों। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमको मताए कूचो बाज़ार की तरह उठती है, हम हैं मताए कूचो बाज़ार की तरह उठती है हर निगाह, यहाँ पे सवाल निशान। तो शेर को मुकम्मल करना है। तो आप क्या होगा? गुनहगार की तरह, ख़रीदार की तरह, दिलदार की तरह, निगे यार की तरह। तो सही ऑप्शन होगा ख़रीदार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। अगला सवाल देखिए मजरू सुल्तानपुरी की जाए वफ़ात की कहाँ इनकी वफ़ात हुई थी? तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ। तो इनकी वफ़ात हुई थी मुंबई में, क्या है और क्यों? देखिए ये 1945 में क्या है मजरू सुल्तानपुरी चले गए थे कहाँ? आपके मुंबई चले गए थे एक मुशायरे में। तो मुशायरे में इनके कलाम को सुनकर किसी ने क्या किया कि इनको गाना लिखने के लिए ऑफ़र किया, ठीक है। कहा तो इन्होंने एक नगमा लिखा फिल्म शाहजहाँ के लिए, जिसके कुछ बोल यूँ हैं कि जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, ठीक है। तो तभी से क्या इनकी फिल्मी दुनिया में इन्होंने अपना कदम रख लिया, ठीक है। अगला सवाल देखिए 137 नंबर पे है शायर मशरिक़ किस शायर को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है फ़ानी बदायूनी, अल्लामा इकबाल, फ़राग गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी। तो आपका सही ऑप्शन होगा अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। अगला सवाल है फ़ानी बदायूनी की हैसियत के इमाम किसने कहा? आपके ऑप्शन है अहमद फ़ारूकी, कमर रईस, रशीद अहमद सिद्दीकी, आला मसरूर। तो सही ऑप्शन होगा रशीद अहमद सिद्दीकी ने हैसियत के इमाम फ़ानी बदायूनी को कहा था।
अगला सवाल है कि खाकानी हिंद का खिताब किस खाकानी हिंद का खिताब ज़ौक़ को किसने दिया था? आपके ऑप्शन है बहादुर शाह ज़फ़र, शाह नसीर, अकबर शाह सानी, अकबर शाह अव्वल। तो सही ऑप्शन होगा कि अकबर शाह सानी ने खाकानी हिंद का खिताब दिया था ज़ौक़ को। और बहादुर शाह ज़फ़र ने एक काम किया था कि जब बहादुर शाह ज़फ़र तख्त पे बैठे थे तो इन्होंने उनको मलकुल शुअरा मुकर्रर किया था, ठीक है, ज़ौक़ को। अगला सवाल आपके सामने पेश है कि ज़ौक़ के वालिद का क्या नाम था? आपके सामने ऑप्शन है शेख मोहम्मद रमज़ान, शेख मोहम्मद रिजवान, शेख मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, शेख अनवार। तो आपका सही ऑप्शन होगा शेख मोहम्मद रमज़ान। तो उनके वालिद का नाम क्या? ज़ौक़ के वालिद का नाम था शेख मोहम्मद रमज़ान था। अगला सवाल देखिए कि हसद के बारे में किसने कहा था कि तुम आदमी हो या जिन? आपके ऑप्शन है सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा शिबली, हाली, गालिब। तो सही ऑप्शन होगा कि अल्लामा शिबली ने कहा था कि तुम आदमी हो या जिन। किनको कहा था? हसद मोहानी को कहा था, ठीक है। अगला सवाल देखिए अल्लामा इकबाल का मजमूआ अरमग़ान हिजाज़ कब शाये हुआ था? आपके ऑप्शन है 1924, 1938, 1936, 1934। तो आपका सही ऑप्शन होगा 1936, ठीक है। 1936 में अरमग़ान हिजाज़ शाये हुआ था। 1936 में क्या है, इनका जो तीसरा मजमूआ था वो शाये हुआ था। और अरमग़ान हिजाज़ क्या है, इनका चौथा मजमूआ है और चौथा मजमूआ 1938 में शाये हुआ था। सो ये गलती से 36 से हो गया। फिर अगला सवाल आपके सामने है कौन सा शायर आज़ादी के बाद पार्लियामेंट के रुकन भी रहे? आपके सामने ऑप्शन है हसद मोहानी, अल्लामा शिबली नुमानी, मजरू सुल्तानपुरी, फ़राक़ गोरखपुरी। तो सही आंसर होगा हसद मोहानी, ठीक है। अगला सवाल देखिए सौदा की मौत पे किसने कहा था हमारा पहलवान सुखन मर गया? मीर तकी मीर ने, खान आरजू ने, ज़ौक़ ने, शाह हातिम ने। तो किसने कहा था? शाह हातिम ने कहा था सौदा की मौत पर कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। और शाह हातिम क्या थे? इनके उस्ताद भी थे सौदा के। अगला सवाल है जिगर मुरादाबादी को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? आपके ऑप्शन है 1990, 1952, 1958, 1954। तो आपका सही ऑप्शन होगा 1958 को मिला था, ठीक है। अगला सवाल है किस नक्काद ने शाद को उर्दू गज़ल की तसलीस में मीर और गालिब के बाद तीसरे शायर के तौर पे शामिल किया था? आपके ऑप्शन है आला मसरूर, शमशुरबान फ़ारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन। तो आपका सही ऑप्शन होगा कलीमुद्दीन अहमद ने गालिब और मीर के बाद मीर और गालिब के बाद तीसरा सबसे बड़ा शायर करार दिया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए शाह अज़ीमाबादी ने कितनी मसनवियाँ लिखी? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो शाह अज़ीमाबादी ने टोटल 8 मसनवियाँ लिखी हैं। अगला सवाल देखिए अदबी खिदमत के सिलसिले में किसे खान बहादुर का खिताब मिला था? आपके ऑप्शन है मीर तकी मीर, शाह अज़ीमाबादी, ज़ौक़, अल्लामा इकबाल। तो शाह अज़ीमाबादी को क्या है खान बहादुर का खिताब मिला था। और किस सन में मिला था आपको? 1891 मिला था, ठीक है। 1891 में खान बहादुर का खिताब मिला था शाह अज़ीमाबादी को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए फ़राक़ गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड से कब नवाजा गया? आपके ऑप्शन है 1979, 1969, 1992, 1919। तो आपके सही ऑप्शन होंगे 1969 में फ़राक़ गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। आपके अगला सवाल है असगर गोंडवी के वालिद का नाम था? तो आपके ऑप्शन है मुंशी तफज़ुल हुसैन, मौलवी तफज़ुल हुसैन और मिर्ज़ा तफज़ुल ख़ान, मुंशी तुफ़ैल हसन। तो आपका सही ऑप्शन होगा मुंशी तफज़ुल हुसैन, ठीक है, मुंशी तफज़ुल हुसैन नाम है। अगला देखिए सवाल गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो आपके ऑप्शन है तुर्की ज़बान, फ़ारसी ज़बान, अरबी ज़बान, उर्दू ज़बान। तो क्या है गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू ज़बान का अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल की इब्तिदा किससे हुई है? तो आपके सामने ऑप्शन है मसनवी से, मरसिया से, नज़्म से, कसीदे से। तो किससे हुई थी? कसीदे से उर्दू गज़ल की इब्तिदा हुई थी और कसीदे से भी किससे? तशबीब से हुई थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से होता है, क्या होता है? अधूरा होता है, नामुकम्मल होता है, मुकम्मल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए किस शायर की शायरी में सिर्फ काफ़ियाबंदी होती है? किस शायर की शायरी में किस ज़बान की शायरी में सिर्फ काफ़ियाबंदी होती है, रदीफ़ नहीं? तो आपके सामने ऑप्शन है तुर्की, फ़ारसी, अरबी या इनमें से कोई नहीं। तो सिर्फ रदीफ़ की पाबंदी
किस ज़बान में की जाती है, तो अरबी ज़बान में की जाती है। अगला शेर है कि मतले के बाद आने वाला मतला कहलाता है। मतले के बाद आने वाला मतला क्या कहलाता है, तो आपके सामने ऑप्शन है हुस्न मतला, मतला, मक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा हुस्न मतला, ठीक है। और हुस्न मतला के साथ साथ हुस्न मतला का दूसरा नाम क्या है, ज़ेब मतला, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने पेश है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं, शाह बैत, बैतुल गज़ल, हुस्न मतला या मक्ता। तो क्या कहेंगे, मक्ता कहेंगे। शायर क्या है, गज़ल के आखिरी शेर में जब अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो उसको हम मक्ता कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गैर मुरद्दफ कहते हैं ऐसा शेर जिसमें, ऑप्शन आपके सामने, ऐसा शेर जिसमें रदीफ़ की पाबंदी की गई हो, ऐसा शेर जिसमें सिर्फ काफ़ी की पाबंदी की गई हो, ऐसा शेर जिसमें सिर्फ रदीफ़ की पाबंदी की रदीफ़ काफ़ी के साथ साथ रदीफ़ की भी पाबंदी की गई हो। आखिरी ऑप्शन है बहर रदीफ़ और काफ़ी की पाबंदी की गई है। तो सही ऑप्शन आपका होगा कि बी होगा, कि ऐसा गैर मुरद्दफ उसे कहते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ काफ़ी की पाबंदी की गई हो, रदीफ़ की पाबंदी ना की गई हो। गैर मुरद्दफ का मतलब ही होता है कि बगैर रदीफ़ के, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, वली दखनी की पैदाइश किस सन में हुई है, पैदाइश किस सन में हुई है। तो आपके सामने ऑप्शन है 1667, 1668, 1665, 1670। तो सही है इसका ऑप्शन होगा 1667, ठीक है। कुछ किताबों में 1668 भी दी हुआ है। वली दखनी के मुतालिक बहुत इख्तलाफ है भाई, नाम से लेकर सब कुछ में इख्तलाफ है, ठीक है। तो लेकिन NCERT किताब में जो दिया मैं वही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि NCERT किताब के हवाले से मैंने आपको पढ़ाया है और उसी पढ़ाए हुए से मैं सवाल बना रहा हूँ। कह रहे कि अगला सवाल है कि वली दखनी किसके मुरीद हुए। ऑप्शन है शाह सादुल्ला गुलशन, शाह वजीहुद्दीन, शाह नूरुद्दीन सहरवर्दी या अलिफ अजीम। तो वली दखनी किसके किसके मुरीद थे, शाह सादुल्ला गुलशन के भी मुरीद थे और शाह नूरुद्दीन सहरवर्दी के भी। तो ए और सी दोनों सही होगा, ए और सी दोनों ऑप्शन सही होगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए आपके सामने पेश है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, ये शेर किसका है। कह रहे हैं कि ये शेर किसका है, वली का है, दर्द का है, आतिश का है या मोमिन का है। बताइए किसका है ये शेर। तो ये शेर है ऑप्शन बी आपका सही होगा, दर्द, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वली दखनी का इंतकाल किस सन में हुआ। फिर ये देखिए मशहूर सवाल आ रहा है, हाँ ये इसमें भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं। ऑप्शन है 1700 में, 1702 में, 1707 में, 1710 में। तो वली दखनी जो NCERT किताब के हवाले से 1700 लिखा हुआ है, लेकिन दीगर किताबों में भी क्या है, क्या लिखा है 1720 और 1725 लिखा है। तो प्लीज़ आप दोनों ज़हन में रखिएगा, अगर जो ऑप्शन आता है आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर 1720 आ रहा है तो आप इसको लगाएंगे तो आपके पास ये हवाला मौजूद है, ठीक है। और 1720 और 25 अगर ऑप्शन में आ रहा है तो आप यही लगाइएगा, ठीक। आगे देखिए, दर्द का ताल्लुक़ किस सूफिया इकराम से मिलता है। तो आपके सामने ऑप्शन है ख्वाजा बहाउद्दीन से, शाह नूरुद्दीन सहरवर्दी से, शाह वजीहुद्दीन से और सादुल्ला गुलशन से। तो आपका सही ऑप्शन होगा बहाउद्दीन, ख्वाजा बहाउद्दीन से दर्द का ताल्लुक़ मिलता है, सूफिया इकराम जो थे उनसे इनका ताल्लुक़ मिलता है। फिर अगला सवाल है कि गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज देखना, ये शेर किसका है। ऑप्शन है दर्द का, मीर का, मोमिन का, वली का। तो ये शेर है आपका मोमिन का, बहुत मशहूर शेर है ये मोमिन का, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल, तसव्वुफ़ का शायर किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है मोमिन, दर्द, जिगर, दाग। तो आपके सही ऑप्शन होगा दर्द को तसव्वुफ़ का शायर कहा जाता है। बहुत मशहूर सवाल है, ये अक्सर सवाल आते रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, शमा के मानिंद हम इस बज़ में बस चश्मे नम आए थे, दामने तर चले, ये शेर किसका है। तो आपके सामने ऑप्शन है मीर का, गालिब का, मोमिन का, दर्द का। तो ये सवाल किसका, ये जो इसका ऑप्शन सही होगा दर्द का, ठीक है, ये याद रखिएगा, दर्द का ये शेर है। देखिए अगला सवाल, इंशा के वालिद मोहतरम का क्या नाम था। आपके सामने ऑप्शन है मीर माशा अल्लाह खां, मौला बख्श, हैदर बख्श या इनमें से कोई नहीं। तो मीर के वालिद का, सॉरी इंशा के वालिद का नाम था मीर माशा अल्लाह खां, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पेश है, इंशा कहाँ पैदा हुए थे। आपके ऑप्शन लखनऊ में, दिल्ली में, फैज़ाबाद में या मुर्शिदाबाद में। तो इंशा पैदा हुए थे मुर्शिदाबाद में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने पेश है कि लखनऊ में इंशा किसके दरबार से मुंसलिक हुए।
लखनऊ में इंशा किसके दरबार से मुंसलिक हुए? तो आपके ऑप्शन है आसिफुद्दौला, सादत अली ख़ां, वजीहुद्दीन या वाजिद अली शाह। तो आपका सही आंसर होगा सादत अली ख़ां के दरबार से वाबस्ता हुए। ठीक है, अगला सवाल है, डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों ना हो, मेहमान तो गया। ठीक है, ये शेर किसका है? ऑप्शन है गालिब का, इंशा का, दर्द का, दाग का। तो आपके सही होगा, आपका सही आंसर होगा दाग का। ठीक है, दाग दहलवी का है। डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों ना हो, मेहमान तो गया। तो ये दाग दहलवी का शेर है। ठीक है, 170 नंबर देखिए, आतिश के वालिद का क्या नाम था? आतिश के वालिद का क्या नाम था? ये बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये याद रखिए कि ये नंबर ऑप्शन पे है ख्वाजा अली बख्श, ख्वाजा मौला बख्श, ख्वाजा अली बख्श आतिश, इलाही बख्श। तो सही इसका आंसर होगा कि ख्वाजा अली बख्श क्या नाम था इनका, इनके वालिद का नाम था। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि आतिश की पैदाइश किस शहर में हुई? आतिश की पैदाइश किस शहर में हुई? तो आपके ऑप्शन है लखनऊ में, दिल्ली में, फैज़ाबाद में या मुर्शिदाबाद में। तो आतिश की पैदाइश हुई थी फैज़ाबाद में। ठीक है, फैज़ाबाद में आतिश की पैदाइश हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, ये शेर किसका है? आपके सामने ऑप्शन है मीर का, दर्द का, गालिब का, वली का। तो सही ऑप्शन है वली का ये शेर है। ठीक है, अगला देखिए, गालिब का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शन है नौशाह गालिब, मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा खां गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। तो सही ऑप्शन होगा कि गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान था। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, गालिब के चचा का नाम था, गालिब के जो चचा थे उनका क्या नाम था? आपके ऑप्शन है मिर्ज़ा बेग, नसरुल्ला बेग, नसर बेग या मौला बख्श। तो आपका सही आंसर होगा आपका नसरुल्ला बेग। ठीक है, मिर्ज़ा के चचा का नाम क्या था? नसरुल्ला बेग। ठीक है, ये अक्सर क्या है छोटी छोटी कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको शामिल किया हूँ। बड़ी कंपटीशन नेट में तो नहीं पूछा जाता, अब ये बहुत मामूली सवाल हो गया, लेकिन ऐसे पेपर में आपको पूछ लिया जाएगा। अगला सवाल है कि जी में क्या क्या, जी में देखिए सवाल, जी में क्या क्या है अपने ए हमदम पर सुखन ताबलब नहीं आता, ये शेर किसका है? आपके सामने ऑप्शन है वली, गालिब, मीर, इंशा। तो सही इसका ऑप्शन होगा मीर का। ठीक है, मीर तक की मीर का है। अगला सवाल देखिए, मोमिन की सन पैदाइश क्या है? मोमिन किस सन में पैदा हुए थे? देखिए ऑप्शन 1802 में, 1801 में, 1803 में, 1800 में। बहुत मशहूर सवाल है ये कि 1800 में इनकी पैदाइश हुई थी। क्या है? मोमिन की पैदाइश 1800 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है मोमिन का इंतकाल किस सन में हुआ था? आपका ऑप्शन, आपके सामने ऑप्शन है 1850, 1852, 1854, 1856। तो मोमिन की पैदाइश कब हुई थी? मोमिन का इंतकाल कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दाग दहलवी का पूरा नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शन है नवाब मिर्ज़ा खान, मौला बख्श, मिर्ज़ा कतिल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नवाब मिर्ज़ा खान। दाग दहलवी का पूरा नाम क्या था? नवाब मिर्ज़ा खान। अगला सवाल देखिए, दाग की पैदाइश किस सन में हुई? आपके सामने ऑप्शन है 1834, 1835, 1831, 1836। तो दाग की पैदाइश किस सन में हुई थी? 1831 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दाग किस शहर में पैदा हुए थे? आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ में, हैदराबाद में, रामपुर में, दिल्ली में। तो दाग की पैदाइश हुई थी दिल्ली शहर में। ठीक है, फिर देखिए 181 नंबर पे, दाग के उस्ताद थे, दाग के उस्ताद कौन थे? आपका ऑप्शन है सौदा, ज़ौक़, मोमिन, गालिब। तो सही इसका आंसर होगा ज़ौक़ क्या है? दाग के उस्ताद थे। ठीक,
अगला सवाल देखिए, दाग हैदराबाद कब गए? आपके सामने ऑप्शन है 1890, 1886, 1888, 1892। तो किस सन में गए थे दाग हैदराबाद, बताइए? तो 1888 में हैदराबाद का सफ़र किया था, रुख किया था। अगला सवाल है, हैदराबाद में दाग के कौन शागिर्द हुए? जब हैदराबाद गए तो कौन ऐसी शख्सियत जो इनकी शागिर्दगी इख्तियार की? तो आपके सामने ऑप्शन है मीर महबूब अली, सिकंदर अली, मिर्ज़ा ग़ुलाम या इनमें से कोई नहीं। तो मीर महबूब अली क्या थे? इनके शागिर्द हुए। अगला सवाल है, गुलजार दाग, महताब दाग, फरियाद दाग किस नौइयत का मजमुआ है? मतलब किस टाइप का ये अफसानों का मजमुआ है, शायरी का मजमुआ है, किसका मजमुआ है, ये पूछना चाह रहा है कि। तो ऑप्शन है खुतूत का मजमुआ, अफसानों का मजमुआ, मज़ामीन का मजमुआ या शायरी कराम का मजमुआ। तो सही आपका ऑप्शन होगा शायरी कराम का ये मजमुआ और दाग दहलवी का है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पेश है कि दाग की वफ़ात किस सन में हुई? दाग की वफ़ात की उनका इंतकाल कब किस सन में हुई? तो आपके ऑप्शन है 1909 में, 1900 में, 1903 में और 1999 में। तो सही इसका ऑप्शन होगा आपका 1905 में। ठीक है, 1905 में इनकी वफ़ात हुई थी। देखिए, अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कहाँ हुई? अगला सवाल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है दिल्ली में, फैज़ाबाद में, लखनऊ में, पानीपत में। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश पानीपत में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाली की सन्ने पैदाइश क्या है? हाली की सन्ने पैदाइश क्या है? तो देखिए ऑप्शन 1830, 1837, 1826, 1847। तो हाली की तारीख़ पैदाइश क्या है? 1837 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हाली के वालिद का इंतकाल हुआ तो हाली कितने साल के थे? जब हाली की वालिद साहब की वफ़ात हुई तो हाली की उम्र क्या थी उस वक्त, ये पूछ रहे हैं। 8 साल, 9 साल, 7 साल या 10 साल? तो 9 साल के थे। ठीक है, हाली की उम्र उस वक्त 9 साल थी। अगला सवाल देखिए, हाली को दिल्ली क्यों आना पड़ा? ऑप्शन है तहसील इल्म के लिए, माशी तलाश के लिए, तजारत करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हाली क्या है, पानीपत से दिल्ली क्यों आए थे? तहसील इल्म के लिए, इल्म हासिल करने के लिए दिल्ली आए थे। जैसे हम लोग भी क्या है, मज़ीद इल्म हासिल करने की बेहतर एजुकेशन के लिए हम दूसरे शहर का रुख करते हैं, इसी तरह हाली भी क्या है, दूसरे शहर का रुख किए। देखिए अगला सवाल, 1863 में हाली की किससे मुलाकात हुई? 1863 में हाली की किससे मुलाकात हुई? तो आपके ऑप्शन है गालिब से, मुस्तफ़ा खान शेफ्ता से, दाग से, मोमिन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि मुस्तफ़ा खान शेफ्ता से इनकी मुलाकात हुई थी। अगर ये इस तरह भी सवाल बन सकता है कि हाली की मुलाकात शेफ्ता से किस सन में हुई थी? तो 1863 में हुई थी। ठीक है, इस तरीके से भी रिवर्स क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, लाहौर का सफ़र हाली ने किस सन में किया? आपके सामने ऑप्शन है 1870, 1868, 1888, 1872। तो किस सन में किया था? 1872 में हाली ने लाहौर का सफ़र तय किया था। अगला सवाल है, अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने डाली? अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने डाली? आपके सामने ऑप्शन है कर्नल हॉलराइट ने, आज़ाद ने, हाली ने, इनमें से कोई नहीं। तो अंजुमन पंजाब की जिसने बुनियाद डाली उनका नाम है कर्नल हॉलराइट ने। ठीक है, अगला सवाल है, जदीद उर्दू नज़्म को तरक्की देने में हाली के साथ कौन कौन पेश थे? जो जदीद उर्दू नज़्म है उसको तरक्की देने में, उसको फ़रोग़ देने में हाली के साथ कौन और ऐसी शख्सियत थे जो पेश जो आगे थे? आपके ऑप्शन है हुसैन आज़ाद, अल्लामा इक़बाल, नून मीम राशिद, नज़ीर। तो आपके सही क्या है? सही ऑप्शन होगा हुसैन आज़ाद। ठीक है, अगला सवाल है, यादगार गालिब किस सन में लिखी गई थी? ये पूछ दिया था कि यादगार गालिब किसने लिखी थी, अभी BPSC Tier 2 में पूछा था यादगार गालिब किसने लिखी। ठीक है, तो आप ये याद रखिए अभी क्या है, किसने लिखी, किस सन में पूछ रहा है कि आपके ऑप्शन है 1899, 1894, 1890 और 1882। तो 1894 में लिखी गई यादगार गालिब। और यादगार गालिब किसने लिखा ये बताइए? ये सवाने हयात, ये भी याद रखिएगा। ये यादगार गालिब किस नौवीं की किताब है? ये सवाने हयात की है और हाली ने लिखी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए क्या इत्तेफाक है, 94 पे 94 भी सही हो रहा है। फिर कह रहे हैं अगला सवाल कि लुग़त में गज़ल के क्या माने? अब देखिए यहाँ पे अब दूसरी नौवीं की आ रही है कि लुग़त में गज़ल के क्या माने हैं। क्या है?
मर्दों की बातें करना, औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना, या बी या सी। तो औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना, ये दोनों ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से बी और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तगज़ुल किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है माशूकाओं का सरापा खींचना, माशूकाओं के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना, या मोहब्बत पर अपने जज्बात का इजहार करना, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। तगज़ुल की सभी के सभी क्या है, तारीफ़ में आता है। माशूकाओं की तारीफ़ भी करना, माशूकाओं का सरापा भी खींचना, माशूकाओं के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना, और अपने जज्बात का, अपनी मोहब्बत के जज्बात का इजहार करना, ये तीनों क्या है, सही है। ठीक है। अगला सवाल है, गज़ल में रदीफ़ किस ज़बान की देन है? आपके सामने ऑप्शन है फ़ारसी की, अरबी की, तुर्की की, दक्कनी की। तो गज़ल में रदीफ़ किस ज़बान से आई है? फ़ारसी ज़बान से आई है। ठीक है। और जब अरबी में थी गज़ल तो वहाँ पे सिर्फ काफ़िया की पाबंदी की जाती थी, रदीफ़ की नहीं। अगला सवाल है, एक ही बहर और रदीफ़ और काफ़िए में शायर जब कई गज़लें कहता है तो उसको क्या कहते हैं? एक ही रदीफ़ और काफ़िए में शायर, क्या एक ही बहर और रदीफ़ और काफ़िए में शायर जब कई गज़लें कहता है तो उसको क्या कहते हैं? 2 गज़ला, 5 गज़ला, 6 गज़ला। तो क्या होगा, 2 गज़ला भी कहते हैं, 6 गज़ला भी कहते हैं और 4 गज़ला भी कहते हैं। 3 नाम है उसके। तो ए और सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो, उसको क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है ज़ेब मतला, हुस्न मतला, और मतले सानी या मतला। तो पहला शेर, गज़ल का पहला शेर हम काफ़ी हम रदीफ़ हो तो वो मतला कहलाता है। हाँ, मतले के बाद अगर मतला आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हुस्न मतला और ज़ेब मतला कहते हैं। ठीक है। 200 नंबर क्वेश्चन पे है, गज़ल का अच्छा शेर कहलाता है, गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर है वो क्या कहलाता है? शाह बैत, आपके सामने ऑप्शन है शाह बैत, बैतुल गज़ल, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो शाह बैत भी होगा, बैतुल गज़ल भी होगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों सही होगा। देखिए यह याद रखिए कि बीपीएससी टियर 2 में पूछा था कि गज़ल का अच्छा शेर कहलाता है शाह बैत और बैतुल गज़ल। क्या बहुत से बच्चे क्या है कि किसी को एक पता हो कि शाह बैत कहते हैं और दूसरा ना पता हो तो नहीं सही कर रहे। दोनों ऑप्शन दिया था तो एक से ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर बीपीएससी कोई तैयारी कर रहा हो तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, ऐसी गज़ल जिसमें बहर, रदीफ़ और काफ़ी के तहत अशार होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गैर मुरद्दफ़, बैतुल गज़ल, मक्ता या ज़मीन। तो क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा कि ऐसी गज़ल जिसमें बहर, रदीफ़ और काफ़ी के तहत अशार कहे जाएँ तो उसको हम ज़मीन कहते हैं। कि हमने पढ़ाया था गज़ल में, क्या आपके सामने डिस्कस किया था कि गज़ल कहने के लिए हमें बहर और रदीफ़ और काफ़ी के चीज़ें मुहैया होती है तो हम उसको गज़ल की ज़मीन कहते हैं। तो ज़मीन आपका सही होगा। ठीक है। अगला देखिए, वली दक्कनी का पूरा नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है वली शाह, वली खां, वली मोहम्मद, या इनमें से कोई नहीं। तो वली दक्कनी का पूरा नाम क्या है? वली मोहम्मद है। इसमें कोई शक नहीं भाई, आप ये याद रखिएगा कि वली दक्कनी के नाम में कोई शक नहीं है। ठीक है। हाँ, जाए पैदाइश और सन्ने पैदाइश और सन्ने वफ़ात के बारे में है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, दर्द के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? जो दर्द के अजदाद थे, आबा अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? आपके सामने ऑप्शन है मिस्र के, मदीना के, बुखारा के, ईरान के। तो दर्द के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? बुखारा के रहने वाले थे। अगला सवाल आपके सामने पेश है कि झेल में से कौन से शुअरा हैं जिन्होंने दिल्ली शायर हैं जिन्होंने दिल्ली को तर्क नहीं किया? तो आपके ऑप्शन मीर तकी मीर, सौदा, दर्द और दाग। तो क्या है, दर्द क्या है, हयात क्या है, दिल्ली में ही रह गए, इन्होंने किसी और शहर का रुख नहीं किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है कि दर्द की पैदाइश किस सन में हुई? ठीक है, ये याद रखिए। देखिए इसका ऑप्शन कि 1925 में, 1930 में, 1927 में, 1921 में। तो आपका सही ऑप्शन होगा 1921 में क्या है, इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, 1921 में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे? अगला सवाल पूछा जा रहा है कि मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे? देखिए दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में या रामपुर में। तो मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। ठीक है, आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल देखिए, मीर तकी मीर की पैदाइश किस सन में हुई थी? तो देखिए 1722 में, 1726 में, 1737 में, 1724 में। तो मीर तकी मीर की पैदाइश क्या है, 1722 में हुई थी। ठीक है, मीर दर्द से सिर्फ 1 साल ये छोटे थे और मीर दर्द इनसे 1 साल बड़े थे। ठीक है, देखिए मीर दर्द की पैदाइश क्या है, 1721 में हो रही है
और मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 में हो रही है, तो 1 साल की छोटाई बढ़ाई थी। ठीक है, अगला सवाल है कि मीर ने नौउम्री में आगरे से कहाँ का सफ़र किया। अभी इब्तदाई उम्र में क्या है कि मीर ने कहाँ आगरे से कहाँ का सफ़र किया था, किस शहर का रुख किया था, तो लखनऊ का, हैदराबाद का, दिल्ली का, फैज़ाबाद का, तो ये चले आए थे आपके दिल्ली। तो नौउम्री में आगरे से दिल्ली का इन्होंने सफ़र तय किया था। अगला सवाल है कि सिराजुद्दीन अली ख़ां आरजू मीर के क्या थे। सिराजुद्दीन अली ख़ां आरजू क्या है, मीर के क्या थे। देखिए ऑप्शन देखिए आप, मामू थे, चचा थे, खालू थे या सौतेले मामू थे। तो क्या थे आपके मामू थे। ठीक है, ठीक है, मामू थे। अगला सवाल देखिए कि दिल्ली में मीर की मुलाकात किससे हुई। दिल्ली में मीर तकी मीर की मुलाकात किससे हुई। आपके ऑप्शन देखिए, सैयद सादत अली ख़ां, शाह गुलशन, बहाउद्दीन, वजीहुद्दीन। तो किनसे मुलाकात हुई थी दिल्ली में, सैयद सादत अली से मुलाकात हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मीर तकी मीर ने लखनऊ का सफ़र किस सन में तय किया। आपके ऑप्शन है 1780, 1782, 1778, 1776। तो बताइए किस सन में तय किया था, तो 1782 में किया था। ठीक है, मीर तकी मीर ने लखनऊ का सफ़र 1782 में तय किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मीर जब लखनऊ का सफ़र किया तो लखनऊ के नवाब कौन थे। जब मीर लखनऊ पहुँचे तो उस वक्त लखनऊ के नवाब कौन थे। आपके ऑप्शन है सिराजुद्दौला, बहाउद्दौला, आसिफुद्दौला, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि आसिफुद्दौला उस वक्त वहाँ के नवाब थे। ठीक है, अगला सवाल है, खुदाए सुखन किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है दर्द को, इंशा को, मोमिन को और मीर को। तो खुदाए सुखन किसको कहा जाता है, मोमिन को कहा जाता है, सॉरी मीर तकी मीर को कहा जाता है। ज़बान क्या है, बहुत तेज स्लिप कर रही है। क्या है, मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। अगला सवाल है, ज़िक्र मीर किस ज़बान में लिखी गई एक आपबीती है। आपके सामने ऑप्शन है अरबी में, उर्दू में, फ़ारसी में या दक्कनी ज़बान में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि ज़िक्र मीर किस ज़बान में लिखी गई है। तो ज़िक्र मीर फ़ारसी ज़बान में लिखी गई एक किताब है। ठीक है, अगला आपका सवाल है, शोले इश्क और बहार इश्क किसकी तसनीफ़ है। तो देखिए मोमिन की, दर्द की, दाग की या मीर तकी मीर की। बताइए किसकी है, तो ये मीर तकी मीर की क्या है, मसनवी है। ठीक है, 2016 देखिए अगला कोई सवाल देखिए, उर्दू का पहला तस्कर निगार किसको तस्लीम किया जाता है। कि उर्दू का पहला तस्कर निगार किसको तस्लीम किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है मीर को, दर्द को, गालिब को या मोमिन को। तो मीर तकी मीर को उर्दू का पहला तस्करा निगार तस्लीम किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निकातुश शुअरा किसकी तसनीफ़ है। इंशा की, मीर की, मोमिन की या दाग की। तो निकातुश शुअरा किनकी है, मीर तकी मीर की है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। ठीक है, ये शेर किसका है। ठीक है, तो वली का, मोमिन का, मीर का या गालिब का। तो किनका है ये मीर तकी मीर का शेर है। जिस मिसरे में रदीफ काफ़ी का हिस्सा बन जाए उसको क्या कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ग्रामर का सवाल आ रहा है कि जिस मिसरे में रदीफ क्या है, काफ़िए का हिस्सा बन जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। मैंने रदीफ काफ़िया पढ़ाया था गज़ल वाले में, जो गज़ल की वीडियो, उसमें मैंने मीर तकी मीर के उसमें मैंने इसको पढ़ाया है। आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में जो है उसको देख सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है काफ़िया बंदी का, काफ़िया मामूला का, गैर मुरद्दफ़ के, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है कि जब आपका रदीफ़ क्या काफ़िए का हिस्सा बन जाए तो उसको काफ़िया मामूला कहते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जमा करते हो क्यों रकीबों को एक तमाशा हुआ गिला न हुआ, ये शेर किसका है। तो आपके ऑप्शन है मीर का, गालिब का, दर्द का, वली का। तो आपका ऑप्शन होगा, आपका सही होगा, जवाब होगा गालिब का है, चचा गालिब का है। ठीक है, अगला सवाल देखिए,
कोई शेर पढ़ने पर ये एहसास हो कि ऐसे अशार हम भी कह सकते हैं पर लिखना दुश्वार हो तो ऐसे अशार को क्या कहते हैं। पूछ रहे हैं कि कोई शेर आप पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि अरे यार हम भी ऐसे अशार कह सकते हैं, लेकिन जब आप अशार कहने और लिखने जाए तो आपको दुश्वारियों का सामना करना पड़े, तो ऐसे अशार को हम कहेंगे क्या। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है सहले मुमतना, तजाउल आरिफाना, मामला बंदी या मकर शायराना। तो सहले मुमतना कहते हैं। ठीक है, आपको लगे कि ये शेर तो बहुत आसान तरीके से कह दी गई, छोटी पैर में कह दी गई है, हम तो ऐसे अशार कह सकते हैं, लेकिन आप जब कहने जाए तो खटिया खड़ी हो जाए, बिस्तर गोल हो जाए, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, सहले, ऐसे अशार को हम सहले मुमतना कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मीर तकी मीर का इंतकाल किस सन में हुआ था। ठीक, ये ऑप्शन पूछा जा रहा है कि 1810 में, आपके ऑप्शन 1810 में, 1812 में, 1808 में और 1808 में, 1806 में। तो सही होगा 1810। ठीक है, और 1722 में इनकी वो पैदाइश हुई थी, 1722। ठीक है, और 1721 में दर्द का हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, आपके सामने पेश है। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। ये शेर किसका है। आपके सामने ऑप्शन है दर्द का, गालिब का, मीर का, मोमिन का। तो इसका सही आंसर होगा ये मोमिन का, सॉरी आपका मीर का है, मीर तकी मीर का है। अगला सवाल है कि इंशा का पूरा नाम क्या था। इंशा का पूरा नाम क्या था। आपके ऑप्शन है सैयद इंशा, इंशा खां, सैयद इंशा अल्लाह खां, सैयद इंशा खां। तो आपका सही ऑप्शन होगा आपका सैयद इंशा खां, इंशा का पूरा नाम था। अगला शेर देखिए, अगला सवाल, दुश्ताम यार तबे हज़ी पर गिरा नहीं, ऐ हम नफस नज़ाकत आवाज़ देखना। ये शेर किसका है, ये शेर किसका है। अगला आपका ऑप्शन है इंशा, मीर, मोमिन, आतिश। तो ये सवाल है आपका, इस सवाल का ऑप्शन सही होगा मोमिन का। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि जब किसी चीज़, देखिए अभी यहाँ से क्या है, ग्रामर आपका टोटल ग्रामर के 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, गौर से देखिएगा। जिससे किसी चीज़ का होना या करना ज़माने के साथ समझा जाए उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है कि फेल कहते हैं, इसमें कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं, मफूल कहते हैं। तो इसको हम फेल कहते हैं कि किसी भी चीज़ को, कोई ऐसा लफ्ज़ है कि उसमें हम ज़माना पाएँ या उसको हम ज़माने के साथ समझें तो हम उसको फेल कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, खाना पीना आना जाना किसकी मिसाल है। आपके सामने ऑप्शन है इस्म की, सिफत की, फेल की, फ़ाइल की। तो ये मिसाल है फेल की। ठीक है, अगला सवाल है, हामिद ने खाना खाया, जुमले में फ़ाइल क्या है। हामिद ने खाना खाया, इस जुमले में फ़ाइल क्या है। अगर आप फ़ाइल की तारीफ़ पता हो कि हमें क्या है, किसी जुमले से काम करने वाले का पता चले कि काम करने वाला ये है तो उसको हम फ़ाइल कहते हैं। तो देखिए अब ऑप्शन, खाना ने खाया हामिद, तो क्या है, सही ऑप्शन होगा हामिद। ठीक है, हामिद क्या है, काम करने वाला है, काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, जिस पर काम का असर पड़े उसे कहते हैं। जिस पे क्या है, काम का असर पड़े उसको क्या कहते हैं। फ़ाइल कहते हैं, मफूल कहते हैं, फेल कहते हैं या फेल ताम कहते हैं। तो उसको हम मफूल कहते हैं। जिस पे काम का असर पड़े और जो काम करने वाला होता है, अब काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं और काम का जिस पे असर पड़ता है उसको हम मफूल कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, खालिद क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमले में मफूल लफ्ज़ कौन सा है। खालिद खेल क्रिकेट या रहा है। तो क्रिकेट क्या है, खालिद क्या है, काम कर रहा है, लेकिन कौन सा काम कर रहा है, क्रिकेट खेलने काम कर रहा है। तो आपका ये मफूल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मानी के लिहाज से फेल की कितनी किस्में। आपके सामने ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। तो मानी के लिहाज से क्या है आपकी, इसमें की फेल की कितनी से 2 किस्में, फेल ताम और फेल नाकिस। मैंने आपको बताया था फेल ताम और फेल नाकिस, फेल की 2 किस्में हैं मानी के एतबार से। अगला सवाल देखिए, जो अपने मानी को पूरे तौर पे बताता है उसे कहते हैं। जो अपने मानी को पूरे तौर पे बताता है उसको क्या कहते हैं, फेल नाकिस कहते हैं, फेल ताम कहते हैं, फेल लाजिम कहते हैं, फेल मुतअद्दी कहते हैं। तो उसको हम फेल ताम कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि
क्या है, फेल के मानी के एतबार से दो किस्में, फेल नाकिस और फेल ताम। फेल नाकिस क्या है, अधूरा होता है, ठीक है, वो अपने मानी मुकम्मल नहीं दे पाता है, लेकिन फेल ताम क्या है, अपने मानी मुकम्मल देता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए आपके सामने पेश है, जो फाइल पर मुकम्मल हो जाए, जो फेल और फाइल पर, यहाँ पे और लिखिएगा, जो फेल और फाइल पर मुकम्मल हो जाए उसे क्या कहते हैं। जो जुमला क्या है, फेल फाइल पर मुकम्मल हो जाए उसे क्या कहते हैं, फेल ताम, फेल नाकिस, फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी। तो आपका सही ऑप्शन होगा इसमें, सही होगा क्या होगा, फेल लाजिम, ठीक है। हमने कहा था आपको कि फेल की मानी के एतबार से दो किस्में, फेल ताम और फेल नाकिस, और फिर फेल ताम की भी दो किस्में, फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी, ठीक है, पढ़ाया था आपको। तो सही ऑप्शन होगा फेल लाजिम, कि फेल फाइल पे बात मुकम्मल हो जाती है। आया पढ़ा लिखा किसकी मिसाल है, ठीक है, तो फेल ताम की है, फेल मुतअद्दी की है, फेल नाकिस की है, फेल लाजिम की है, तो ये फेल ताम की मिसाल है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, जिससे पूरे मानी मालूम ना हो वो फेल है, जिससे पूरे मानी मालूम नहीं होते हैं वो कौन सा फेल है, फेल मुतअद्दी, फेल लाजिम, फेल नाकिस, फेल ताम। तो फेल नाकिस कहलाएगा। नाकिस का मतलब ही अधूरा होता है, तो जो माने नहीं देगा वो तो अधूरा ही होगा ना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वो फेल जो फाइल पर मुकम्मल हो जाता है, वो फेल जो फाइल पर मुकम्मल हो जाता है उसको कहते हैं, ठीक है, फेल ताम, फेल नाकिस, फेल मुतअद्दी, फेल लाजिम। तो फेल लाजिम होगा, ठीक है, मुतअद्दी नहीं, ठीक। अगला सवाल देखिए, वो फेल जो फाइल और मफूल से मिलकर मुकम्मल होता है। अब यहाँ पे देखिए मफूल की भी जरूरत पड़े, उसको कहते हैं क्या है, फेल नाकिस, फेल मुतअद्दी, फेल लाजिम और फेल ताम। तो क्या कहेंगे उसको, फेल मुतअद्दी कहेंगे। मुतअद्दी का मतलब ही होता है अदद, एक से ज़्यादा। तो क्या है कि जब फेल फाइल पे बात आपकी मुकम्मल ना हो, मफूल की भी ज़रूरत पड़े, तो उसको हम फेल मुतअद्दी कहते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने पेश है कि तौर के लिहाज से कितनी किस्में, तौर के लिहाज से फेल की कितनी किस्में, यहाँ पे फेल लिखना चाहिए था, तौर के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है 3 किस्में, 4 किस्में, 2 किस्में या 5 किस्में। तो तौर के लिहाज से कितनी किस्में आपकी फेल की, 2 किस्में हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए, जिस फेल का फ़ाइल मालूम हो, जिस फेल का फ़ाइल मालूम हो उसको क्या कहते हैं, फेल मजहूल कहेंगे, फेल मारूफ कहेंगे, फेल नाकिस कहेंगे या फेल लाजिम कहेंगे। तो फेल मारूफ कहेंगे, ठीक है। कि जैसे कि हामिद ने खाना खाया, तो खाने का काम कौन कर रहा है, हामिद कर रहा है, यहाँ पे हमें फ़ाइल मालूम है। तो मारूफ क्या होता है कि जिसमें हमें फ़ाइल मालूम हो, और मजहूल किसे कहते हैं कि जब हमें काम करने वाले का पता न चले। कि जैसे मिसाल दे दी कि खाना खाया गया, लेकिन खाना किसने खाया ये हमें पता ही नहीं है, तो वो फेल मजहूल में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको फ़ाइल मालूम है, ठीक है, तो फेल मारूफ होगा। अगला सवाल देखिए, वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहेंगे, फेल ताम, फेल नाकिस, फेल मारूफ, फेल मजहूल। तो क्या होगा उसका ऑप्शन सही, फेल मजहूल, जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ख़त लिखा गया जुमला किसकी मिसाल है, फेल मजहूल की, फेल मारूफ की, फेल नाकिस की, फेल लाजिम की। तो फेल मजहूल की मिसाल होगी। क्यों होगी, कि ख़त लिखा गया, भाई किसने लिखा, लड़के ने लिखा, लड़के ने भी लिखा, तो किस लड़के ने लिखा, जैद ने लिखा, अमर ने लिखा, उमर ने लिखा, किसने लिखा, ठीक है, ये भी नहीं पता आपको। तो वहीं लिखता है जैद ने ख़त लिखा, हाँ, जैद के ज़रिए ख़त लिखा गया, तब फेल मारूफ होगा। और काम करने वाला नहीं पता, फ़ाइल आपको नहीं पता, तो फेल मजहूल होता है उसको, जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। जो उर्दू की इस्तिलाहत मैंने लिखवाई उसमें आप देख सकते हैं। अगला देखिए, ज़माने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में, 2 किस्में, 3 किस्में, 4 किस्में या 5 किस्में। ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, ठीक है। अगला सवाल, तुम आए किसकी मिसाल है, फेल हाल की, फेल मुस्तकबिल की, फेल माजी की, इनमें से कोई नहीं। तो तुम आए फेल माजी की, गुज़िश्ता ज़माने की बात की जा रही है। अगला सवाल है कि वो आता है मिसाल है, वो आता है किसकी मिसाल है, फेल माजी की, फेल मुस्तकबिल की, फेल हाल की या फेल ताम की। तो फेल हाल की मिसाल है, कि मतलब वो आता है, वो खाता है, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट टाइम में फिल वक्त क्या ये काम होने का पता चल रहा है, तो उसको हम फेल हाल कहेंगे, ठीक है। अगला सवाल, कि वो काम जो आने वाले ज़माने में वाक़ हो, वो काम जो आने वाले आइंदा ज़माने में वाक़, उसको क्या कहेंगे, फेल नाकिस, फेल मुस्तकबिल, फेल हाल, फेल माजी। तो फेल मुस्तकबिल कहेंगे, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अगला सवाल, फेल माजी की कितनी किस्में हैं। आपके सामने ऑप्शन है 5 किस्में, 4 किस्में, 5 किस्में, 6 किस्में या 3 किस्में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फेल माजी की 6 किस्में हैं, ठीक है। अगला देखिए,
फ़िल माजी की अक़साम में शामिल नहीं है। फ़िल माजी की जो 6 किस्में उनमें से कौन सी नीचे दी हुई मिसालों में आपके शामिल नहीं है? माजी बईद, माजी इश्काल, माजी एहतमाल, माजी तमन्नाई। तो माजी इश्काल कोई होता ही नहीं है, ठीक है, तो माजी इश्काल नहीं। माजी बईद तो होता है, ये होगा। माजी एहतमाल भी होता है, माजी तमन्नाई भी होगा, माजी बईद, माजी करीब, ठीक है, ये सब इसके ऑप्शन है, ठीक। अगला सवाल देखिए, साजिद आया किस फ़िल माजी की मिसाल है? साजिद आया, ठीक है, मुतलक बात कर रहे हैं, देखिएगा मैंने पढ़ाया है। ऑप्शन आपके सामने है, माजी मुतलक, माजी एहतमाल, माजी शक्किया, माजी शर्तिया। तो कौन सा है? माजी मुतलक। साजिद आया, साजिद खाया, साजिद रोया, साजिद नहाया, ये सब क्या मुतलक बात की जा रही है। भाई कब ना आया? पहले, बहुत पहले ना आया, अभी ना आया, या क्या है? तो इसको माजी मुतलक कहेंगे, ठीक है। माजी मुतलक पे बहुत सारे सवाल स्टेट में पूछा गया था, ये याद रखिएगा, मुझे अभी ज़हन में माजी मुतलक का ये, तो ये याद रखिएगा, जिसमें किसी सिर्फ ज़माने माजी पाया जाए, लेकिन ज़माने माजी में भी माजी बईद, माजी करीब ना पाया जाए, या माजी शक्किया, माजी एहतमालिया ना पाया जाए, तो आप क्या है, वो माजी मुतलक की मिसाल होती है। अब क्या है? फैज़ान आया है, देखिए, तो इसमें क्या है? माजी की किसकी मिसाल है? आपके ऑप्शन है माजी शक्किया, माजी तमन्नाई, माजी इस्तिमरारी, माजी करीब। तो ये माजी करीब की मिसाल होगी। क्यों? फैज़ान आया है, मतलब अभी आया है फैज़ान, थोड़ी देर पहले। अब से पूछे कि फैज़ान है, कहा फैज़ान आया है, ठीक है, तो माजी करीब की बात हो गई। देखिए, अब जब अगर है आप हटा देंगे ना, माजी फैज़ान आया है, तो फैज़ान आया, तो ये माजी मुतलक हो जाएगा। माजी मुतलक से माजी करीब बनाने के लिए आप है लगाते हैं, माजी बईद बनाने के लिए आप था लगाते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था उसमें। अहमद आया था की मिसाल है, किसकी मिसाल है? माजी करीब की, माजी बईद की, माजी शक्किया की, माजी मुतलक की। तो माजी बईद की ये मिसाल होगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, साजिद सुबह सवेरे उठता है, किसकी मिसाल है? माजी तमन्नाई की, माजी करीब की, माजी बईद की, माजी इस्तिमरारी की। बताइए किसका ऑप्शन होगा ये? तो क्या है? माजी इस्तिमरारी का होगा, ठीक है। अच्छा बताइए, माजी इस्तिमरारी क्यों होगा? अगर आपके जहन में हो, माजी इस्तिमरारी के बारे में बताया गया था कि माजी इस्तिमरारी क्या है कि गुज़िश्ता ज़माने में कोई काम क्या है कि कंटिन्यू होता रहा हो। तो ऐसे जुमले से ऐसी चीज़ों का पता चले तो हम उसको माजी इस्तिमरारी कहते हैं कि हाँ, गुज़िश्ता ज़माने में वो काम चल रहा, जारी था, ठीक है। तो माजी साजिद क्या है? सुबह सवेरे उठता था, क्या उसका रूटीन था, ठीक है, कि उठता था। अब उठता है कि नहीं उठता पता नहीं, लेकिन गुज़िश्ता ज़माने में वो ऐसा करता था, ठीक। अब देखिए अगला सवाल, वो फ़िल जो ज़माने माजी में हो, वो फ़िल जो ज़माने माजी में हुआ हो मगर उसमें शक और शुबा पाया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? माजी ना तमाम, माजी एहतमाल, माजी इस्तिमरारी, माजी मुतलक। तो बताइए क्या होगा? माजी एहतमाल। माजी एहतमाल का दूसरा नाम क्या है? माजी शक्किया है, ठीक है, याद रखिएगा। माजी एहतमाल का दूसरा नाम क्या है? माजी शक्किया। और माजी शक्किया का दूसरा नाम क्या है? माजी एहतमाल, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पेश है, इरफान मस्जिद गया होगा, मिसाल देखिए, माजी करीब, माजी तमन्नाई, माजी बईद, माजी शक्किया। तो सही ऑप्शन होगा माजी शक्किया, क्योंकि इसमें शक पाया जा रहा है कि हो सकता है कि इरफान क्या है, मस्जिद गया होगा, ये भी हो सकता है कि नहीं भी गया होगा, ठीक है। अजान उर्द भाई घर से निकला है, मस्जिद गया होगा, कहाँ गया है, ठीक है, ये नहीं पता, तो शक्किया है, ठीक है, माजी शक्किया। अगला सवाल है कि अगर अमजद मेहनत करता तो पास हो जाता। जुमला क्या है? मिसाल है, किसकी मिसाल देखिए? माजी मुतलक की, माजी शर्तिया की, माजी एहतमाली की, और माजी इस्तिमरारी की। तो माजी शर्तिया होगा कि शर्त पाया जा रहा है कि अगर तुम ऐसा करते तो वैसा ऐसा होता, तो क्या होगा? ये माजी शक्किया होगा, ठीक है। ये पूरा ग्रामर चल रहा है, ये याद रखिएगा। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी हौसला मिले, और किसी भी तरह की कोई कमी हो या कोई आपको सवाल में शक लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ज़रूर क्या है कि उसको चेक करके आपको ज़रूर कमेंट का जवाब दूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है चीज़ों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। अगला सवाल क्या है? आज बच्चे क्यों नहीं आए में आज किसकी मिसाल है? मुताल्लिक फ़ेल का, फ़ेल नाकिस का, फ़ेल लाजिम का, या फ़ेल मारूफ का। तो ये क्या होगा? मुताल्लिक फ़ेल होगा। मैंने आपको बताया था मुताल्लिक फ़ेल में आज, यहाँ, वहाँ, आज, क्यों, ये सब क्या है? मुताल्लिक फ़ेल होते हैं, ठीक है। ये बेमानी होते हैं, लेकिन क्या है फ़ेल के साथ लगकर ये बामानी हो जाते हैं, ठीक है।
किस अल्फाज में लाहिका इस्तेमाल हुआ है कि मंदरजेल में क्या है, लाहिका कौन सा है। देखिए लाहिका क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। साबिका कोई बामानी लफ्ज़ उससे पहले कोई कोई हर्फ लग जाए या लफ्ज़ लग जाए तो वो साबिका होगा, और लाहिका बामानी लफ्ज़ उसके बाद कोई लफ्ज़ लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हम लाहिका कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आप, ए पे बेबुनियाद, बेकार, हज़ारवी, कश्मीरी, अक्लमंद, दौलतमंद, बदकार, बदतमीज़। तो बे यहाँ लगा हुआ है, बद लगा हुआ है, तो ये तो इसकी मिसाल नहीं होगी क्योंकि साबिका की मिसाल हो जाएगी। अक्लमंद यहाँ पे क्या है, अक्ल क्या है, बामानी, मंद लगा दिए। दौलत क्या है, बामानी, उसके बाद तो क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, अक्लमंद और दौलतमंद। ठीक, अब आगे देखिए कि सरबुलंद, सरसब्ज, बदनसीब, बदकार, कवायद की रो में क्या है, कवायद के एतबार से ये क्या है बताइए। साबिका है, मुतशाबे लफ्ज़ है, लाहिका या इसमें सिफत है। तो बुलंद, सब्ज, नसीब, किरदार के आगे क्या है, आप सब एक क्या है, लफ्ज़ लग रहा है, तो ये सब के सब किसकी मिसाल होंगी, साबिका की मिसाल होंगी। ठीक है, अगला देखिए साबिका लफ्ज़ के मानी क्या है, पूछ रहे हैं कि साबिका जो लफ्ज़ है इसके मानी क्या है। अब ऑप्शन आपके सामने, आखिर, पहले, बाद या दरमियान। ठीक है, तो क्या होगा इसका, साबिका का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, साबिका मतलब पहले। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में साबिका लफ्ज़ हैं नुक्ताची, गमज़दा, हक, पसंद और बरआमद। तो सही क्या है, बरआमद। क्या है, आमद के आगे क्या लगा दिया, यहाँ पे बर लगा दिए। ठीक है, तो ये साबिका की मिसाल है। साबिका लाहिका इतना पूछता है स्टेट वाले और बीपीएससी वाले कि पूछिए मत, तो इसको आप जहन में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में लाहिका लफ्ज़ है बावकार, बेखबर, सब्ज़जार या अनदेखा। देखिए ये सब के सब क्या होंगे, आपके सब साबिका होंगे। ठीक है, तो ये आपके मिसाल होंगे नहीं, सब साबिका होंगे, तो आपका सही होगा सब्ज़जार। ठीक है, अगला सवाल पूछ रहे हैं आपसे, रोज़ाना की बातचीत में ख़ास मौक़ों पर और ख़ास मानों के साथ इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं कि रोज़ाना की बातचीत और ख़ास मौक़ों पर और ख़ास मानों के साथ इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है मुहावरा, कहावत, रोज़मर्रा और फ़िक्रा। तो क्या ऑप्शन होगा आपका, तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, रोज़मर्रा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वो दिन गए कि तुम ज़मीन पर पाँव नहीं धरते थे, जुमला है वो दिन गए कि तुम ज़मीन पर पाँव नहीं धरते थे। तो क्या ये रोज़मर्रा है, मुहावरा है, ज़रबुल अमसाल है या कहावत है। तो क्या होगा ये रोज़मर्रा है। ठीक है, ये रोज़मर्रा की बात की जा रही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आँख लगना और हथेली पर सरसों जमाना किसकी मिसाल है। हाथ लगना और हथेली पर सरसों जमाना किसकी मिसाल है, ये क्या है, मुहावरा है, कहावत है, फ़िक्रा है या रोज़मर्रा है। तो ये मुहावरा है। मुहावरे की आप एक पहचान याद रखिए कि जब भी मुहावरा हुआ तो उसमें आखिर में ना लगेगा। ठीक है, जमना है, लिखना, लगना है, लिखना है। ठीक है, तो ना ज़रूर लगेगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, वो जुमला या कौल जिसे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके पीछे कोई वाक़या कहानी ज़रूर होती है, कि ज़ोर पैदा करने के लिए हो और उसके पीछे कोई वाक़या और कहानी ज़रूर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज़रबुल अमसाल कहेंगे, मुहावरा कहेंगे या रोज़मर्रा कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ज़रबुल अमसाल। ठीक है, ज़रबुल अमसाल को हम कहावत भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ज़रबुल अमसाल कहावत के पीछे कोई ना कोई वाक़या ज़रूर होता है। अगला सवाल है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मिसाल है किसकी, रोज़मर्रा की, कहावत की, मुहावरा की, फ़िक्रा की। तो किसकी मिसाल है ये कहावत की है। ठीक है, कहावत की मिसाल है। फ़िक्रा की मिसाल है, अगला सवाल क्या है, फ़िक्रा की मिसाल है, दूध का दूध, पानी का पानी, मुशाहिदे की गहराई, आस्तीन चढ़ाना, रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफ़ा होना। तो इसका सही आंसर होगा मुशाहिदे की गहराई। ठीक है, फ़िक्रा है ये। फ़िक्रा क्या है, बेमानी होता है, जब तक ये जुमले में इस्तेमाल नहीं होगा तब तक अपने मानी नहीं देता है। ठीक है, ये भी याद रखिए। कह रहे कि अल्फाज, अगला सवाल है कि अल्फाज का वो मजमुआ जिससे बात मुकम्मल वाज़ेह हो जाती है।
अल्फाज का वो मजमुआ जिससे बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? फ़िक्रा कहते हैं, कलिमा कहते हैं, मुरक्कब अल्फाज कहते हैं, जुमला कहते हैं। तो आपका सही जवाब होगा, इसको हम जुमला कहते हैं। ठीक है, जुमला कहेंगे। अगला सवाल देखिए, महमूद घर से आया है, जुमले में मुस्नद इले लफ्ज़ है। महमूद घर से आया है, इसमें मुस्नद इले, महमूद घर से आया है या सी या डी, तो महमूद होगा। मैंने आपको बताया मुस्नद और मुस्नद इले में कि मुस्नद क्या होता है कि जो मुस्नद इले क्या होगा कि जो मुब्तदा होता है वही मुस्नद इले होता है कि जिसके मुताल्लिक़ ख़बर दी जा रही है, और जो ख़बर दी जाएगी वो मुस्नद होगा। भाई जैसे कि मिसाल देखिए कि कल पेपर है, कल स्टेट का कल पेपर है, तो ख़बर किसकी दी जा रही है? किसकी? स्टेट का। और क्या ख़बर दी जा रही है? कल पेपर है। ठीक है, तो पेपर कल है ये ख़बर होगा, और जो स्टेट है ये आपका मुब्तदा होगा, और मुब्तदा को ही मुस्नद इलै कहते हैं, और जो ख़बर दी जाए वो आपका मुस्नद होगा। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, ज़ैद बीमार है, ठीक है, इसमें मुस्नद है आपका ऑप्शन ज़ैद बीमार है या सी और बी। तो क्या है इसमें मुस्नद कौन होगा? मुस्नद पूछ रहा है तो बीमार मुस्नद होगा। क्या होगा? बीमार। ठीक है, और मुस्नद को हम ख़बर भी कहेंगे। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि जुमले के कितने जुज़ होते हैं। अब देखिए ऑप्शन है 3 जुज़ होते हैं, 2 जुज़ होते हैं, 4 जुज़ होते हैं या 5 जुज़ होते हैं। तो जुमले के 2 जुज़ होते हैं, वही मुस्नद और मुस्नद इलै। अगला सवाल देखिए कि बनावट के एतबार से जुमले की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 5 किस्में हैं या 3 किस्में हैं। तो बनावट के एतबार से जुमले की 3 किस्में हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, परवेज़ स्कूल में काम करता है, उसकी बहन परवेज़ स्कूल में काम करता है और उसकी बहन काम करती है। सॉरी, इसको यहाँ पे काम करना मत लिखिए, परवेज़ स्कूल में पढ़ता है लिख लीजिए ना, पढ़ता है और उसकी बहन काम करती है। ये जुमला किसका है? मुफरद जुमला है या जुमला मुफरद है या जुमला मुरक्कब मुलत्तफ़ है या जुमला मुरक्कब मुतलक है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसमें? तो क्या ये जुमला मुरक्कब मुतलक है कि ये क्या वाव के ज़रिए हम इसको मुरक्कब कर रहे हैं, लेकिन एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक लफ्ज़ का, एक जुमले का दूसरे जुमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है हम वाव के ज़रिए उसका ताल्लुक़ या मुरक्कब बना रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए कि मैं जैसे ही निकला बारिश शुरू हो गई। ये देखिए थोड़ा सा टाइपिंग गलती है, मैं जैसे ही निकला, ठीक है, बारिश शुरू हो गई। मिसाल है, किसकी मिसाल है? जुमला मुरक्कब मुतलक की, जुमला मुरक्कब मुलत्तफ़ की, जुमला मुफरद की या जुमला खबरिया की। बताइए किसकी मिसाल होगी ये? तो ये जुमला मुरक्कब मुलत्तफ़ की होगी। मुलत्तफ़ क्या कि कोई बात बता रहे हैं फिर उसके मुताल्लिक कोई चीज़ बता रहे हैं कि जैसे मैं घर से निकला बारिश शुरू हो गई। हाँ, जैसे मैं घर से निकला, जैसे मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई। ठीक, तो ये इसमें आप चीज़ों को उसे रिलेट कर रहे हैं, चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, तो वो मुलत्तफ़ हो गया। अगला देखिए, मानी के एतबार से जुमले की कितनी किस्में हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 है या 6 हैं। तो मानी के एतबार से जुमले की 5 किस्में हैं। ठीक है, अगला देखिए, जुमले में किस शख्स चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए। कह कि जुमले में किसी शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए तो उसको क्या कहते हैं? बताइए, आपके ऑप्शन है मुस्नद, मुस्नद इलै, इस्नाद या इनमें से कोई नहीं। तो उसको मुस्नद इलै कहेंगे। कह रहे कि जुमले में किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए, तो कह रहे कि हम शख्स के बारे में कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं इसकी बात नहीं है, कुछ कहें क्या कह रहे हैं ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे मुस्नद इलै होगा कि किसी शख्स के बारे में कह रहे हैं। अब उस शख्स के बारे में क्या कह रहे हैं, वो अगर कुछ कह रहे हैं तो मुस्नद हो जाएगा, और शख्स के बारे में कह रहे हैं तो मुस्नद, सॉरी ये मुस्नद होगा, फिर ये मुस्नद इलै होगा। ठीक, अब क्या है कि 276 देखिए, अकरम बीमार है में बीमार क्या है? मुस्नद इलै है, मुस्नद है, जुमला है या इस्नाद है? तो बीमार क्या होगा? मुस्नद होगा। ठीक है, वो कौन सा फेल है जो इस्म या सिफत के बगैर
बात को मुकम्मल नहीं करता। कह रहे कि वो कौन सा फ़ेल है जो इसम या सिफत के बगैर बात को मुकम्मल नहीं करता? फ़ेल नाकिस, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुताद्दी। तो बताइए कौन सा सही जवाब क्या होगा? तो ये फ़ेल नाकिस होगा। तो भाई फ़ेल नाकिस अगर है अधूरा है तो उसको किसी न किसी को ज़रूरत पड़ेगी अपनी बात मुकम्मल करने के लिए। अगला सवाल देखिए, जुमले में इस्म के मुतालिक जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं। जुमले में इस्म के मुतालिक जो कुछ कहा जाए उसको कहते हैं मुब्तदा कहते हैं, मुस्नद कहते हैं, इस्नाद कहते हैं या इस्म कहेंगे। तो इस्म के मुतालिक जो कुछ कहा जाए, इस्म के मुतालिक इस्म के बारे में कहा जाए तो वो मुब्तदा होगा, ठीक है। और क्या कहा जाए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जैद बीमार है तो जैद के मुतालिक कहा जा रहा है ना, ठीक है। और क्या बताया जाए बीमार है, तो बीमार जो है वो आपका ख़बर हो जाएगा, वो मुस्नद हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा? मुब्तदा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? मुब्तदा होगा। अगला सवाल है, मुरक्कब नाकिस की निशानदेही कीजिए। मुरक्कब नाकिस की निशानदेही कीजिए। ये उम्दा घोड़ा है, घोड़ा तेज़ भागा, उम्दा घोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका? उम्दा घोड़ा क्या है? उम्दा घोड़ा क्या है? मुरक्कब नाकिस है। कि मुरक्कब तो है लेकिन क्या है? ये नाकिस है। आपको पता नहीं चल रहा है कि इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। आपको जब तक किसी और की चीज़ की जरूरत नहीं बताएंगे तो आपको उसकी मीनिंग समझ में नहीं आएगा। अच्छा बताइए कि उम्दा घोड़ा किसी और एतबार से किसकी किस्म हो सकती है? आपने मौसूफ सिफत पढ़ा है ना, तो देखिए सिफत मौसूफ सिफत हो जाएगा, उम्दा क्या हो जाएगा? सिफत, और घोड़ा मौसूफ होगा। कि घोड़ा अच्छा है, घोड़ा उम्दा है, घोड़ा ख़राब है, घोड़ा अपाहिज है, घोड़ा तेज़ दौड़ता है, तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा। तो ये सब क्या हो जाएगा? जिसकी उसकी खूबी बयान करेंगे तो वो सिफत कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए, टस से मस न होना का मतलब क्या है? नाराज़ न होना, भूख न होना, कोई असर न होना, खड़े रहना। तो क्या होगा? कोई असर ना होना। टस से मस ना होना मतलब कि कोई असर ना होना। भाई आपको कोई बात कही जाए आपको कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगला सवाल है, आसमान साफ़ है में आसमान क्या है? आसमान साफ़ है में आसमान क्या है? ख़बर है, मुब्तदा है, फ़ेल है, सिफत है। तो क्या होगा? मुब्तदा होगा। इतनी देर से बातें यही बताई जा रही हैं, ठीक है। अब अगला सवाल है कि क्या सफदर स्कूल गया किस तरह का जुमला है? क्या सफदर स्कूल गया किस तरह जुमला? खबरिया जुमला है, अमरिया जुमला है, या सवालिया जुमला है, या बयानी जुमला है? तो ये सवालिया जुमला होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है और क्या भी लगा है, दोनों चीज़, ठीक है। सवाल किया जा रहा है। अगला सवाल, वो जुमला जिसमें किसी काम को करने का हुक्म मालूम हो वो कहलाता है? इस्तेजाबिया, सवालिया, खबरिया या अमरिया? तो क्या है कि हुक्म वाला क्या होगा? अमरिया होगा। अमरिया को क्या कहते हैं? हुक्मिया भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, हुक्मिया भी कहते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिए, अमरिया जुमले की निशानदेही कीजिए। मतलब कि इसमें पूछ रहे हैं कि जुमले दिए में इसमें अम्र जुमला कौन सा है, बताइए अमरिया जुमला। अहमद क्रिकेट खेलता है, ये क्या है? किताब लाओ, ठीक है। ये फूल कितना खूबसूरत है, तो सही ऑप्शन होगा किताब लाओ। क्या है? हुक्म दिया जा रहा है, किताब लाओ। तो हुक्म क्या है? निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। किताब मत लाओ तो ये भी अमरिया होगा, किताब लाओ ये भी अमरिया होगा, ठीक है। मनफी और मुस्बत दोनों हो सकता है हुक्म। अगला सवाल देखिए, वो जुमला जिसमें हैरत और ताज्जुब का इजहार किया जाए उसको क्या कहते हैं? फिजाइया कहेंगे, खबरिया कहेंगे, इस्तेजाबिया कहेंगे, अमरिया कहेंगे? तो क्या इस्तेजाबिया होगा। क्या कि किसी जुमले से हमें हैरत और ताज्जुब का पता चले तो उसको हम इस्तेजाबिया कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अफसोस वो मर गया किस तरह का जुमला है? फिजाइया जुमला है, खबरिया जुमला, अमरिया जुमला, इस्तेजाबी जुमला है? तो अफसोस वो मर गया तो फिजाइया जुमला है, जिससे हमें क्या खुशी और गम का पता चले। अगला सवाल कि हम दरख्त पर बैठ गए, हम दरख्त पर बैठ गए में हुर्फ़ जार की निशानदेही कीजिए। हम दरख्त पर बैठ गए, तो क्या होगा? ये बैठ क्या पर क्या हो जाएगा? आपका जार हो जाएगा, ठीक है। में पर ये क्या है? हुर्फ़ जार को आप क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। हुर्फ़ जार को हमने क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन क्या होता है? इन, ऑन, ये बट, ये सब क्या है? आपके प्रीपोजिशन हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि इनमें से हुर्फ़ इजाफ़त की निशानदेही कीजिए, कि इनमें हुर्फ़ इजाफ़त कौन सा है? अल्लाह के बंदे, अहमद की किताब, सफ़ेद घोड़ा, या अलिफ और ए और बी दोनों? तो इजाफ़त किससे की जाती है? आपको बताया गया था
के का की के ज़रिए हम क्या है किसी चीज़ की इजाफत करते हैं। तो अल्लाह के बंदे में देखिए के लगाए, अहमद की किताब में के लगाए, तो ये क्या है इजाफत की मिसाल हो जाएगी। तो ए और बी दोनों आपका ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल आपके सामने है कि कुलसुम का कलम में मुजाफ की निशानदही करें। कुलसुम ऑप्शन आपके कुलसुम का कलम, इनमें से कोई नहीं। तो मुजाफ क्या होगा, कुलसुम का कलम, कलम का हम क्या कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ इजाफत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, कलम होगा, ठीक है। कुलसुम का कलम, मैंने आपको बताया था कि के का की से पहले जो आएगा वह आपका मुजाफ इले होगा और के का की के बाद जो आएगा वो मुजाफ होगा, ठीक है। तो कलम क्या है के का की के बाद आ रहा है और कुलसुम क्या है ये मुजाफ इले होगा और कलम मुजाफ होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किताब के औराक में किताब क्या है। किताब के औराक में किताब क्या है, सिफत है, ख़बर है, मुजाफ है, मुजाफिले। अभी मैंने बताया कि काकी से पहले जो आएगा वो आपका क्या होगा मुजाफिले है, तो ये मुजाफिले होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वो हुरूफ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों, फ़िक्रों और जुमलों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है। देखिए आपके ऑप्शन हैं हुर्फ़ जार, हुर्फ़ अत्फ़, हुर्फ़ इज़ाफ़त या हुर्फ़ तख़सीस। तो दो लफ्ज़ों या दो हुरूफ या दो फ़िक्रों को जो जोड़ता है वो हुर्फ़ अत्फ़ कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, हुर्फ़ अत्फ़, ठीक। अगला सवाल देखिए, इसमें उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ, जुमले में के क्या है, हुर्फ़ अत्फ़ है, हुर्फ़ इज़ाफ़त है, हुर्फ़ तख़सीस है या हुर्फ़ फ़िजाइया है। तो क्या है ये के क्या होगा, हुर्फ़ अत्फ़ होगा कि हम के ज़रिए क्या है जुमले को हम जोड़ रहे हैं, तो क्या आपका मिसाल हो जाएगा, ठीक, हुर्फ़ अत्फ़ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, इस जुमले में भी लफ्ज़ क्या है। तो इस जुमले में भी क्या है, देखिए हुर्फ़ इज़ाफ़त है, हुर्फ़ अत्फ़ है, हुर्फ़ तख़सीस है, हुर्फ़ जार है। तो भी के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, हुर्फ़ तख़सीस होगा। हुर्फ़ तख़सीस को हम क्या कहेंगे, हुर्फ़ आपको याद होना चाहिए हुर्फ़ ताकीद भी कहते हैं। क्या कि हम किसी चीज़ के ज़रिए ही हो गया, भी हो गया, सिर्फ हो गया, ये तख़सीस और हुर्फ़ आपके ताकीद के हो जाएंगे। कि उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, तो ये हुर्फ़ तख़सीस होगा, ठीक। अगला सवाल आपके सामने पेश है, हुर्फ़ फ़िजाइये की निशानदेही कीजिए। हुर्फ़ फ़िजाइये की निशानदेही कीजिए। थोड़े ही दिनों में हुर्फ़ फ़िजाइये जुमले फ़िजाइये ये याद रखिए, जुमले फ़िजाइये की, ठीक है। कि थोड़े ही दिनों में बाग का मंजर बदल गया। बरसरे पैकार कौन है, बरसरे रोज़गार कौन है, इसको रोज़गार कर दिए, बरसरे रोज़गार ये सही रहेगा। पैकार क्या है, रोज़गार, ठीक है, रोज़गार। आह वो देखो ईद का चाँद, आहा वो देखो ईद का चाँद, ये मेरे दोस्त का घर है। तो ये जो सी है ये हुर्फ़ फ़िजाइया होगा, ठीक है। हम यहाँ पे अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं किसे, आह के ज़रिए, ठीक है। आहा ईद का चाँद, वो देखो ईद का चाँद, अपनी खुशी का इजहार करिए, गम का इजहार करते हैं, उसको हम फ़िजाइया कहते हैं। तो ये आह क्या होगा आपका, हुर्फ़ फ़िजाइया, और पूरा जुमला क्या हो जाएगा आपका, जुमले फ़िजाइया होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हुरूफ की कितनी किस्में हैं। आपके सामने ऑप्शन है 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 5 किस्में, 6 किस्में हैं। तो हुरूफ की कितनी किस्में हैं, हुरूफ की 4 किस्में हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हुरूफ की किस्मों में क्या शामिल नहीं है। देखिए हुर्फ़ रफ़्त, हुर्फ़ फ़िजाइया, हुर्फ़ तलख़ीस, हुर्फ़ अत्फ़। तो सी जो है ये शामिल नहीं होगा, हुर्फ़ तलख़ीस कुछ होता ही नहीं है। हुर्फ़ रफ़्त, हुर्फ़ फ़िजाइया, हुर्फ़ अत्फ़ ये क्या है, हुरूफ की किस्में हैं, लेकिन हुर्फ़ तलख़ीस क्या है, हुरूफ की किस्मों में शामिल नहीं होगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, सुबह शाम रात और दिन में वो और किसकी मिसाल है। हुर्फ़ रफ़्त की, हुर्फ़ अत्फ़ की, हुर्फ़ फ़िजाइया की, हुर्फ़ ताकीद की। तो बताइए किसकी मिसाल होगी ये हुर्फ़ अत्फ़ की मिसाल होगी, ठीक है। सुबह शाम रात और दिन में क्या है ये और वो क्या है, हम इसके ज़रिए दो लफ्ज़ों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, वो हर्फ जो लफ्ज़ों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है कहलाता है हुर्फ़ अत्फ़, हुर्फ़ फ़िजाइया, हुर्फ़ रब्त, हुर्फ़ ताकीद। तो क्या कहलाएगा आपका, हुर्फ़ रब्त कहलाएगा। हुर्फ़ रब्त और हुर्फ़ अत्फ़ में थोड़ा सा फ़र्क है।
कि क्या है हुर्फ रद्द के ज़रिए कि हम दो लफ्ज़ों के बाहमी ताल्लुक़ के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, और हुर्फ अत्फ़ में क्या है कि हम दो लफ्ज़ों को जोड़ते हैं। ठीक है। अगला सवाल, पुरशिकम का मुतज़ाद होगा। ठीक है। मोटा, भूखा, बीमार और फ़आल। तो पुरशिकम पेट भरा हुआ, तो उसका क्या होगा, पेट खाली, भूखा इंसान। ठीक है। अब 300 क्वेश्चन देखिए, कौन सा लफ्ज़ सूरज का मुतरादिफ नहीं है? खुर्शीद, बदर, शम्स और महर। तो क्या है, खुर्शीद के भी माने सूरज, खुर्शीद में भी आता है, शम्स में भी, महर में भी। तो बदर क्या है, ये चांद में आता है, तो ये मुतरादिफ में बदर नहीं होगा। ठीक। अगला सवाल क्या है, वो कलिमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत या अच्छाई या बुराई का इज़हार हो। कि वो कलिमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत या अच्छाई या बुराई का पता चले, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस्म, फेल, सिफत या मफूल। तो हम उसको सिफत कहेंगे। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सिफत की किस्में हैं। सिफत की किस्में कितनी किस्में, देखिए 3 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, या 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 6 किस्में या 5 किस्में। तो सिफत की कितनी किस्में हैं, सिफत की 5 किस्में होंगी। ठीक। अगला सवाल, जंगजू सिपाही में सिपाही क्या है? मौसूफ है, सिफत है, मुज़ाफ इलैह है, सिफत इलैह है, या मफ़ऊल है। तो जंगजू में सिपाही क्या है, बताइए? मौसूफ होगा। क्या होगा, मौसूफ होगा, कि जिसके मुतालिक कोई उसकी खूबियाँ खामी बयान कर, तो वो मौसूफ होगा। और जो चीज़ बयान कर रहे हैं, अच्छा ये बड़े बयान कर रहे हैं, तो वो सिफत कहलाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आपका सिफत होगा। ठीक, मौसूफ होगा। अगला देखिए, सिफत ज़ाती का दूसरा नाम क्या है? सिफत ज़ाती का दूसरा नाम क्या है? सिफत कैफियत, सिफत अददी, सिफत मुशब्बा, सिफत तशबीब। तो सिफत ज़ाती का दूसरा नाम क्या है? सिफत मुशब्बा। ठीक। अगला सवाल देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम किसकी मिसाल है? सिफत अददी की, सिफत निस्बती की, सिफत मिक़दारी की, सिफत ज़ाती की। तो अल्लाह ताला के जो 99 नाम है, वो सिफत ज़ाती की मिसाल होगी। अगला सवाल देखिए, नूरानी चेहरा, शाही जूता किसकी मिसाल है? नूरानी चेहरा, शाही जूता किसकी मिसाल है? सिफत अददी की, सिफत निस्बती की, सिफत ज़ाती की, सिफत ज़मीरी की। तो सिफत निस्बती की सब मिसालें होंगी, कि एक चीज़ का हम दूसरी चीज़ से निस्बत ज़ाहिर कर रहे हैं, ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक। अगला सवाल देखिए, कि चंद सिक्के, बाज़ जगह थोड़े रुपये में लफ्ज़ चंद, बाज़ और थोड़े किसकी मिसाल है? सिफत ज़ाती, सिफत मिक़दारी, सिफत ज़मीरी, सिफत अददी। तो किसकी मिसाल होगी? ये सब सिफत अददी की, हमें इससे अदद का पता चल रहा है। ठीक है। अगला देखिए, चुल्लू भर पानी किसकी सिफत है? सिफत मिक़दारी, सिफत अददी, मुअय्यन सिफत अददी मिक़दारी, या गैर मुअय्यन सिफत मिक़दारी। तो ये क्या होगा, गैर मुअय्यन सिफत मिक़दारी। चुल्लू भर पानी गैर मुअय्यन है ना, चुल्लू भर पानी की कितना भाई, उसकी आदत नहीं। चुल्लू आपका नापा तो हुआ तो है नहीं, मेरा चुल्लू हो सकता है कम पानी हो, आप में ज़्यादा हो, किसी का हाथ बड़ा हो तो उसमें ज़्यादा आएगा, मेरे में कम आएगा, बड़े लोगों में ज़्यादा आएगा, बच्चों में कम आएगा। तो ये गैर मुअय्यन मिक़दारी सिफत होगी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, वो सिफत जिसे किसी चीज़ का वज़न और नाप मालूम हो। क्योंकि वो सिफत जिसे किसी चीज़ का वज़न और नाप मालूम हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिफत मिक़दारी, सिफत ज़मीरी, सिफत अददी, सिफत ज़ाती। तो क्या कहेंगे इसको, बताइए? सिफत मिक़दारी होगा। ठीक है। वज़न का और नाप का पता चलता है, तो हम उसको सिफत मिक़दारी कहते हैं। ठीक। अगला सवाल, उसे मत तोड़ो में उसे लफ्ज़ क्या है? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत ज़मीरी, सिफत अददी। तो सिफत ज़मीरी होगा। ठीक है। उसे, इसे सब क्या है? सिफत ज़मीरी की मिसाल होगी। अगला सवाल देखिए, जुमले के मुकम्मल होने पर कौन सी इलामत लगाई जाती है? जुमले के मुकम्मल होने पे हम कौन सी इलामत लगाते हैं? सख्ता लगाते हैं, ख़त्मा लगाते हैं, वक्फ़ लाज़िम लगाते हैं, या रात पर लगाते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन होगा आपका बी, ख़त्मा लगाते हैं। ठीक है। सख्ता की अंग्रेज़ी होगी, सख्ता को हम अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे?
कॉलन कहेंगे, फुल स्टॉप कहेंगे, कॉमा कहेंगे या डैश कहेंगे? बताइए। तो हम उसको कॉमा कहते हैं। सख्ता को क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। 13 नंबर 313 देखिए, मुख्तसर ठहराव को कहते हैं सख्ता कहते हैं, वक्फा कहते हैं, नीम वक्फा या ख़त्मा। मुख्तसर ठहराव को हम क्या कहते हैं? उसको हम सख्ता कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, जुमले में इजाफ़ी वजाहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इजाफ़ी वजाहत के लिए क्या इस्तेमाल? तफसीलिया करते हैं या वावेन करते हैं या राब्ता करते हैं या कौसैन करते हैं? बताइए। तो हम क्या है कि वजाहत के लिए क्या करते हैं? कौसैन का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अगला, वावेन की अलामत, इसमें कौन सी वावेन की अलामत है? आपका ये है, ए पे है, बी पे, सी पे, डी पे। तो आपका ये जो है वावेन की अलामत है। छोटी वाव देखिए, छोटी छोटी वाव लिखी हुई है, अगर छोटे में अगर आपको वाव लिखी हुई है तो ये वाव की मिसाल हो जाएगी। 16 नंबर पर देखिए, 316, छोटे जुमलों को मिलाकर एक बड़ा जुमला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तफसीलिया, सख्ता, वक्फा या राब्ता। तो क्या होगा आपका सही जवाब? वक्फा। ठीक है, कि छोटे छोटे जुमलों को हम क्या है, हम ऐसे वक्फा लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो बड़ा जुमला इस तरह हम बनाते हैं। ठीक। कॉलन का उर्दू होगा, वक्फा होगा, मुख्तसर ठहराव, ख़त या राब्ता। कॉलन को हम क्या कहेंगे? बताइए। तो हम राब्ता कहेंगे। कॉलन को क्या कहते हैं? राब्ता कहते हैं। ठीक है। हुर्फ निदाइया का इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए, जज्बात और एहसासात का इज़हार करने के लिए, जुमले में इजाफी वजाहत के लिए, किसी को पुकारने या मुखातब करने के लिए। तो निदाइये को क्या कहेंगे हम? किसी को पुकारने या मुखातब करने के लिए हम निदाइये लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह होता है? ये इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर जाइए निदाइया। अगला सवाल, हुर्फ जार को अंग्रेज़ी में कहते हैं कंजक्शन, प्रोनाउंसिएशन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन। तो क्या कहेंगे उसको? प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, हुर्फ जार को प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक। जुमले अमरिया को की अंग्रेज़ी होगी, क्या होगी? सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो क्या होगा? जुमले अमरिया का इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक। ऑर्थोग्राफी की उर्दू, अगला सवाल क्या? ऑर्थोग्राफी की उर्दू होगी इल्मे हिज्जा, इल्मे नव, सर्फ या इश्तिकाक। बताइए क्या होगा? तो इल्मे हिज्जा होगा। ठीक है। अगला सवाल है रुमूज़ औकाफ, रुमूज़ औकाफ या रुमूज़ औकाफ दोनों पढ़ते हैं। रुमूज़ औकाफ को अंग्रेज़ी में कहते हैं, क्या कहते हैं? कंजक्शन, पंक्चुएशन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। तो रुमूज़ औकाफ को क्या कहेंगे? पंक्चुएशन कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, अभी आखिरी चल रहा है, बिल्कुल 2-3 सवाल बचे होंगे आपके, कि बहुत लंबी वीडियो बन गई है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हों तो आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अगला सवाल क्या है? ब्लैंक वर्स को उर्दू में कहते हैं आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म, मुअर्रा नज़्म या पाबंद नज़्म। तो ब्लैंक वर्स को क्या कहेंगे हम उर्दू में? मुअर्रा नज़्म कहेंगे या नज़्म मुअर्रा कहेंगे। इस्तिआरा की अंग्रेज़ी होगी, इस्तिआरा की अंग्रेज़ी क्या होगी? इस्माइली, मेटाफर, ठीक है, या ऑक्सीमोरन, एलोशन। तो क्या होगा इसका? आपका बी ऑप्शन सही होगा। और देखिए आखिरी सवाल आज की क्लास का, इनमें से कौन सा मुहावरा है? जान लेने पर पढ़ना, जान है तो जहान है, दूध को दूध, दूध को दूध, पानी का पानी, दूध का दूध हो गया, यहाँ पे को नहीं होगा, दूध का दूध, पानी का पानी, जज्बात की अक्कासी। तो मुहावरे की हमने पहचान बताई थी आपको कि आखिर में ना आएगा, तो जान के लाले पढ़ना, ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आपके टोटल 325 क्वेश्चन आपके हल कराए गए हैं। तो वहाँ आपका मैराथन चल रहा था, तो इसमें आपके उर्दू और उर्दू अदब और उर्दू ग्रामर दोनों आपके हल कराए गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग, कल पेपर आप लोग का है, तो उसके लिए सबसे पहले ऑल द बेस्ट आप लोग को। ठीक है, आप पेपर अच्छे तरीके से करें और कैसे सवाल आते हैं उसको प्लीज़ आप रिव्यू कमेंट में बताइएगा।
और चलिए फिर इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।